In this question, a hollow cylinder with mass m and radius r stands on a horizontal surface with its smooth flat end in contact the surface everywhere. A thread has been wound around it and its free end is pulled with a constant velocity v in parallel to the thread. Find the speed of the cylinder. So we have to find the speed of the cylinder's center of mass. Consider two cases. The coefficient of friction between the surface and the cylinder is zero everywhere except for a thin straight band which is much thinner than the radius of the cylinder with a coefficient of friction mu. The band is parallel to the thread and its distance to the thread is less than 2r as given in the figure. The figure is the top view. The coefficient of friction mu everywhere is the second case. So let us see how can we solve this question. So first let us see the concepts required. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे एक कॉन्सेप्ट तो है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट. फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी ज़ीरो. तो अगर कोई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जो नेट फोर्स है, उस पर जो नेट टॉर्क है, दैट शुड बी ज़ीरो एंड टॉर्क शुड बी ज़ीरो अबाउट एनी पॉइंट. और कई बार ऐसा भी होता है कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेस देन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस कट एट ए पॉइंट. तो अगर बॉडी थ्री फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है तो वो थ्री फोर्सेस हैं, उन थ्री फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे कट करनी चाहिए. दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्शन शुड बी कॉन्करेंट. जैसे अगर मैं एज्यूम करूँ कि कॉन्करेंट अगर नहीं है सपोज, तो दे विल कट एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो टू फोर्सेज विल कट एट ए सिंगल पॉइंट एंड द थर्ड फोर्स विल गो फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट. तो सपोज ए के अबाउट अगर मैं टॉर्क जीरो करता हूँ तो टॉर्क F3 का और F2 का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन F1 का टॉर्क जीरो नहीं होगा. तो सिंस देर विल बी अ नेट टॉर्क अबाउट A, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि तीनों जो फोर्सेज हैं वो फोर्सेज एक सिंगल पॉइंट से पास होने चाहिए सो दैट कि नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी ज़ीरो. सो दिस concept will be required in this question. And the other concept required, I am using for this concept for the method number 1, and method number 1 is using द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ICR. तो ICR एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी का जो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन है दैट कैन बी टेकन एज प्योर रोटेशन. एंड इन दिस डायग्राम सपोज C इज़ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. तो अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है देन दिस पॉइंट एंड एक्सेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट is as good as a fixed axis of rotation. So this body can be taken as a fixed axis rotation about this point जिससे ये एक्सेस पास कर रही है. और इस पॉइंट से अगर मेरे को डिस्टेंस मालूम है तो आई कैन राइट द वेलोसिटीज़. तो दिस वेलोसिटीज़ विल बी सिंपली ओमेगा इनटू दिस आर विच इज़ आर इज़ दिस डिस्टेंस एंड दिस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर. तो ये जो आर वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ होती हैं इस तरीके से. एक स्पेशल केस लेते हैं. सपोज देयर इज़ अ रिंग विच इज़ इन प्योर रोलिंग एंड प्योर रोलिंग में बॉटम मोस्ट पॉइंट इज़ द ICR पॉइंट अगर रिंग प्योर रोलिंग कर रही है ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो सपोज दिस इज़ द ICR पॉइंट. मैं अपने इलस्ट्रेशन के लिए मैं ICR पॉइंट वैसे कहीं पर भी ले सकता था, जो मेरे को यहाँ पे इलस्ट्रेट करना है उसके लिए. तो सपोज मैंने इस पेरिफेरी पे कहीं पे एक ICR पॉइंट ले लिया सपोज, एंड जनरली द स्पेशल केस इज़ प्योर रोलिंग. तो अगर सपोज ICR का पॉइंट इस पेरिफेरी पे है इस रिंग के, तो इस ICR से ये जो डिस्टेंस ये आर वेक्टर होगा, इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ होंगी जो ये पॉइंट्स इसके पेरिफेरी पर होंगे. और सर्किल की प्रॉपर्टी है कि in the semicircle the angle is always 90 degree. So obviously this is the diameter and this angle should be 90 degree. और ये जो velocity है इसका मतलब ये जो velocity होगी geometrically this line of velocity will pass through this point. तो जो भी ये velocity होगी ये इस P point के थ्रू पास होगी. You can take any point and you can see this property will follow. And I am taking another point here. Suppose एक point अगर मैंने यहाँ पे लिया तो this is r vector, velocity is perpendicular to this angle is 90 degree and this line of motion will also pass through this point. तो we can say कि circumference पे इसके periphery पे जितने points हैं उन सभी points के जो भी velocities हैं this velocities will pass through the point P. So this is a very important conclusion regarding this ICR point, if ICR point is on the periphery. So let's move further. तो जो प्रेजेंट प्रॉब्लम में अगर मैं फोर्सेस का देखूँ यहाँ पे, लेट्स फर्स्ट सी फॉर द वेलोसिटी ऑफ अगर जो पॉइंट P है तो पॉइंट P की जो वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके. और क्योंकि स्ट्रिंग और इसके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए तो पॉइंट P की वेलोसिटी विल बी v
जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी। और पॉइंट पी की वेलोसिटी अगर इस तरीके से है तो जो भी इस रिंग के लिए, इस डिस्क के लिए जो भी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, और तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और ओमेगा शुड बी लाइक दिस, देन ओनली द स्ट्रिंग कैन बी अनवाइंड। तो स्ट्रिंग अगर यहाँ से अनवाइंड हो रही है तो ओमेगा शुड बी लाइक दिस, और इस पॉइंट की वेलोसिटी को आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो VCM प्लस ओमेगा आर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एंड दिस VCM प्लस ओमेगा आर विल बी इक्वल टू V। तो VCM और ओमेगा आर दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए बिकॉज वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू दिस पॉइंट P। अब अगर मैं फोर्सेस का देखता हूँ तो फोर्सेस में एक तो है टेंशन फोर्स, और ऑब्वियसली A और B पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे, नॉर्मल एंड mg आर आउट ऑफ दिस प्लेन एंड इनटू द प्लेन, और वो बैलेंस कर रहे होंगे, तो नॉर्मल और mg शुड बैलेंस ईच अदर। और जो ये फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं और जो टेंशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग रहेंगे, तो दिस फोर्सेज आर अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक तो फोर्स हो गया टेंशन का एंड द अदर फोर्स विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो टेंशन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्सेज, ये 3 फोर्सेज हो जाएंगे बेसिकली, 3 फोर्सेज, एंड दिस बॉडी और सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम। हाउ आई एम सेइंग दिस इज इन इक्विलिब्रियम? बिकॉज दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड इफ दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट सो VCM एंड ओमेगा शुड बी कांस्टेंट हियर। तो यहाँ पे जो VCM है और ओमेगा है वो कांस्टेंट होंगे। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब है कि नेट फोर्स इज 0, ACM इज 0। अगर ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क शुड बी 0। सो वी कैन टेक दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क शुड बी 0, एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस। और अगर ये 3 फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। और जैसे टेंशन इज पासिंग थ्रू दिस, और वी कैन से कि फ्रिक्शन यहाँ का और यहाँ का फ्रिक्शन इक्वल होना चाहिए, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखा है कि फ्रिक्शन इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन फ्रिक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ कि फ्रिक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो P से पास होनी चाहिए, और P से इसलिए पास होनी चाहिए क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर सेम होगा देन ओनली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस शुड आल्सो पास थ्रू पॉइंट P। तो उसी को मैंने इस डायग्राम में कंटिन्यू किया है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस फ्रिक्शन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन विल पास थ्रू P एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स विल आल्सो पास थ्रू P। इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस, इधर की तरफ वेलोसिटी होगी इसकी, तो फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू दैट, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, और फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू दैट। तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी, हियर द फ्रिक्शन विल बी ऑब्वियसली काइनेटिक, सो दिस इज अपोजिट टू द वेलोसिटी। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में अगर फोर्सेस देखते हो तो y डायरेक्शन में F2 का ये कंपोनेंट और F1 का ये कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे, एंड टेंशन इज़ ओनली दिस अलोंग x एक्सिस। सो टेंशन को ये दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो बैलेंस कर रहे होंगे। अब अगर फ्रिक्शन इस तरीके से आया है तो वेलोसिटी उसके अपोजिट होनी चाहिए, वेलोसिटी शुड बी अपोजिट टू दिस एंड वेलोसिटी शुड बी लाइक दिस, एंड ऑब्वियसली ये जो V1 V2 वेलोसिटीज़ हैं ये भी P पॉइंट से पास होंगे, और अगर ये P पॉइंट से पास होंगे तो जैसे अभी हमने प्रीवियस पेज पे देखा कि अगर ये वेलोसिटीज़ इस P पॉइंट से जा रहे हैं, सर्कमफेरेंस के जो ही पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी अगर P पॉइंट से जा रहे हैं तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि जो P के डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है वहीं पे ICR होना चाहिए। तो ICR शुड बी अपोजिट टू दिस P, डायमेट्रिकल अपोजिट। सो टेकिंग क्लू फ्रॉम दैट, तो जो P है उस P के जस्ट अपोजिट डायमेट्रिकली पॉइंट Q है, तो दिस Q शुड बी द ICR। तो फॉर वेलोसिटी टू पास थ्रू पॉइंट P, Q शुड बी ICR। तो दिस इज़ आवर कंक्लूजन। तो अगर Q यहाँ पे ICR है तो इस ICR का नाउ वी कैन यूज़, तो इस Q के अबाउट वी कैन अज्यूम प्योर रोटेशन, एंड दिस ओमेगा इंटू 2r, ओमेगा इंटू 2r इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P एंड विच इज़ इक्वल टू V। और अगर मेरे को सेंटर की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल बी सिंपली ओमेगा इंटू r बिकॉज डिस्टेंस इज r एंड दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू v by 2। तो यही हमें कैलकुलेट करना था कि वेलोसिटी इज व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सो दिस वेलोसिटी इज v by 2। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम, तो जो पार्ट बी इस प्रॉब्लम का उसमें है कि फ्रिक्शन इज़ एवरीवेयर। अगर फ्रिक्शन हर जगह पे है तो जो हमने आइडिया डेवलप किया पार्ट ए में उसको वी कैन कंटिन्यू।
तो वी कैन अज्यूम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच इनफाइनिटेसिमल स्ट्रिप्स। जैसे एक स्ट्रिप इन्होंने दिया, बेसिकली जो पार्ट ए है दैट इज़ बेसिकली द हिंट फॉर द पार्ट बी वी कैन से। तो पार्ट ए में उन्होंने एक इनफाइनिटेसिमल स्ट्रिप दे दिया और पार्ट बी में फ्रिक्शन इज़ नाउ एवरीवेयर। तो वी कैन अज्यूम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच इनफाइनिटेसिमल स्ट्रिप्स, और हर एक स्ट्रिप के लिए द सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल। तो अगर सेम लॉजिक सभी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो Q पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली फिर Q पॉइंट ही अगेन ICR होगा इस केस में भी। और अगर Q पॉइंट ICR है तो दिस फॉर द सिमिलर कैलकुलेशन VCM अगेन जो होगा वो V/2 ही रहेगा। तो इन बोथ द केसेस VCM इज इक्वल टू V/2। इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक दूसरे मेथड से करूं जहां पे मैं ICR का यूज़ नहीं कर रहा हूं, तो अगर मैं ICR का यूज़ नहीं कर रहा हूं तो ये जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि फ्रिक्शन शुड बी पास थ्रू पॉइंट P फॉर द नेट टॉर्क शुड बी 0, तो वेलोसिटी फ्रिक्शन के अपोजिट होती है। तो जो हमने अभी जस्ट देखा वही मैंने यहाँ पे डायग्राम कॉपी किया है। तो V1 एंड V2 शुड आल्सो पास थ्रू पॉइंट P। और अगर हम ICR का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो किसी पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऐड टू वेलोसिटीज़, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विच इज़ ओमेगा r। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज़ V1 एंड दिस V1 शुड पास थ्रू दिस पॉइंट P। तो ये जो V1 होना चाहिए वो इस पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए, देन ओनली इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पर उसी आइडिया को कंटिन्यू करते हुए, अब जैसे मैंने कुछ इसके ज्योमेट्री को यहाँ पे थोड़ा क्लियरली दिखाया है इसमें। तो सपोज़ यहाँ से जो लाइन जा रही है दिस एंगल इज़ थीटा, और ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है जिसके अलॉन्ग नेट वेलोसिटी आनी चाहिए, तो दैट एंगल इज़ फाई। और ज्योमेट्रिकली VCM और ओमेगा r के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो दिस आर दी एंगल्स। अब सर्किल की प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी कि ये जो आर्क है, तो ये जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज़ 2π - 2 थीटा, एंड द सेम आर्क इज सबटेंडिंग दिस मच एंगल एट ए पॉइंट ऑन द पेरिफेरी विच इज़ π - 2φ। तो दिस एंगल इज़ हाफ ऑफ दिस एंगल। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, और उस प्रॉपर्टी से नाउ आई गेट फाई इज इक्वल θ/2। तो जो फाई यहाँ पर एंगल है जिसके अलॉन्ग नेट वेलोसिटी होनी चाहिए वो θ/2 है। θ/2 मीन्स दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल थीटा। तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, जो रिजल्टेंट है दिस रिजल्टेंट इज अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर। तो दिस इज द कंक्लूजन, रिजल्टेंट ऑफ V एंड ओमेगा r इज अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। तो V शुड बी इक्वल टू ओमेगा r, यानी कि VCM शुड बी इक्वल टू ओमेगा r। और VCM अगर ओमेगा r के इक्वल है, और आपका जो पॉइंट P था दैट पॉइंट P हैज़ वेलोसिटी VCM प्लस ओमेगा r एंड दिस वेलोसिटी वाज इक्वल टू P। तो इट इज़ नाउ ट्वाइस VCM इज इक्वल टू V एंड VCM कैन बी रिटन एज V/2। So same answer we are getting from here also.